रंगमंच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? घटना ही था रंगमंच से जुड़ा, इंसिडेंट था। मैं नाटक वाटक तो करता नहीं था। मेरे एक बड़े भाई के मित्र थे जिनका जुड़ाव थोड़ा बहुत नाटक वाटक से होता था। मेरा काम था बदमाशी करना, इधर उधर घूमना, फालतू का घूमते रहता था। तो एक दिन शाम में उन्होंने मुझसे कहा कि अरे नाटक देखने चलोगे? हम बोले नाटक ही क्या होता है? तो बोला चलो दिखाते हैं। तो कालिदास में एक मैथिली नाटक था, उसका नाम है मल्लाह टोल। रविंद्र बिहारी राजू और मनोज जो काफ़ी चर्चित निर्देशक थे उस वक्त मैथिली रंगमंच के। पहली बार मैंने वही नाटक देखा था कालिदास रंगालय में अपने जीवन का। और देखने के बाद मुझे लगा यार ये तो कुछ मैजिक है, जादू है, मुझे भी करना चाहिए। अब बस शुरू हो गया। तो आपका पहला नाटक कौन सा था और किस संस्था से हुआ? पहला नाटक मैं कह सकता हूँ कि जब मैं आया था तो उस नाटक को देखने के बाद वो लोग करते रहते थे। मैं नाटक वाटक नहीं करता था। तो फिर उन लोगों ने एक संगठन बनाया रंग दर्पण नाम से। और रंग दर्पण नाम से संगठन बनाने के बाद उन लोगों ने नाटक की तैयारियां शुरू की। तो फिर मैंने कहा कि भाई वो जो नाटक जो मल्लाह टोल देखा था उसमें बड़े अच्छे लोग थे तो उनसे कराओ। तो खैर वो बहुत ही ख़राब नाटक था। चित्रलेखा नाम था उसका। वो ऐसा नाटक था कालिदास रंगालय में कि हम एक एक दर्शक उठ के चला गया और हम नाटक किए जा रहे हैं और वो नाटक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इस हालत में हम पहुंच गए थे। बट खैर वो एक शुरुआत था, सब लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन वही एक फेज था जब नाटक करने, उसी नाटक की कह सकते हैं सफलता असफलता आशा निराशा के बाद लगा कि नहीं नाटक करना चाहिए। और देन फिर उसी नाटक के बाद बिहार आर्ट थिएटर में मैंने ज्वाइन किया। किस साल की बात होगी ये? ये बात होगी 95-96 की बात होगी। तो आपने जो निर्णय लिया रंगकर्मी बनने का, तो आपके परिवार परिचितों ने सम्मान किया या विरोध किया इस निर्णय का? नहीं, हम मतलब बिहार का तो पूरा काम, ये मामला ही है कि हमारा समाज जो है वो अभी तक वो एक जात जमात इस एरोगेंस से बाहर नहीं निकल पाया। तो अब मेरे घर में भी वो सदैव है कि लौंडा लपारा बनेगा, नाचे गाएगा। तो स्वाभाविक है कि किसी का झुकाव नहीं था। इनफैक्ट तब तक किसी का झुकाव नहीं हुआ जब तक मैं एनएसडी से पास करने के मतलब एनएसडी गया और लगातार 3 साल दिल्ली में रहा। और तब घर से पैसे वैसे नहीं लेता था। फिर लेकिन घर आता था तो स्वास्थ्य भी ठीक है, थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, पटना की तरह नहीं जा रहा है। तो उन लोगों को लगा कि ठीक तो कर ही रहा होगा, तभी तो अपने दम पे दिल्ली में रह रहा है, आता है जाता है। और फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो ठीक ठाक है। मेरे घर से किसी ने नाटक नहीं देखा, मेरे बड़े भाई ने देखा है। मेरा नाटक देखते रहे हैं वो, बाकी कोई नहीं आया आज तक देखने। तो उस वक्त 95 में नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी? अब इतना तो मुझे 95 की बात नहीं, क्योंकि मैं शुरू ही कर रहा था। तो उस समय तो वो लोग थे, मैं तो सीधा कि हाँ करना है तो पहली बार। अब 95 में तो मेरा पहला ही नाटक था, तो उसमें मेरा चयन क्या और मैं हूँ बस यही था। हाँ, बाद की बात करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, मेरा खुद का क्या प्रोसेस रहता है। आपके रंगमंचीय जीवन की कोई एक यादगार घटना? मेरे लिए सबसे जो दुखद घटना है इस रंगमंचीय जीवन में, वो मेरा एक मित्र था शशि भूषण, उसका गुजर जाना। क्योंकि हम लोगों ने साथ ही शुरू किया था 95-96 से। और शशि और हमारा और मतलब मेरा और शशि का ऐसा रिश्ता था कि सुबह से लेकर के रात तक साथ होना। जब वही आपने बात की कि समर्थन कभी मिला कि नहीं, तो घर से जब समर्थन नहीं मिलता है तो आप बाहर होते हो। तो जब मैं बाहर कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकल आया था, तो शशि ही एक लौता बंदा था जो ठंडे के दिन में अपने घर से कंबल उठा के लाना, चादर उठा के लाना, तुम कैसे रहोगे। तो हम दोनों का एक दूसरे तरह का रिश्ता रहा है उसका। और इनफैक्ट शशि एनएसडी गया और एनएसडी जाने के बाद मैं दिल्ली गया हुआ था किसी नाटक के सिलसिले में। तो
मैं उसे मिलने गया, कहाँ है वो, तो पता चला स्टूडियो 1 में सोया हुआ है। तो मैं गया कि क्या कर रहा है, सो बोला कि नहीं थक गया हूँ तो इसीलिए सो रहा था। बोले इतनी थकान तुमको थोड़ी ही होती थी, ऐसे कैसे थक गए हो। फिर हम बोले चलो, तो फिर हम लोग घूमने के लिए निकले। फिर उसी घूमने के दरमियान कहा कि हम लोगों ने बहुत दिन से साथ खाना नहीं खाया ना, तो मैंने कहा नहीं बहुत, तो कल बनाते हैं। और उसके कमरे में हम लोगों ने खाना बनाया और खाना खाया, मैं रिहर्सल में चला गया और फिर रात में पता चलता है कि वो हॉस्पिटल चला गया। तो मैंने फ़ोन किया, क्या वो बोला कुछ नहीं, बुखार हो गया था तो हॉस्पिटल आ गया, तो पता चला कि डेंगू है, तो डॉक्टर ने रख लिया, ठीक है। फिर पता चला 2 दिन के बाद कि नहीं अभी डिस्चार्ज हो रहा हो, और इनफैक्ट वो डिस्चार्ज हो गया था। और उस डिस्चार्ज होने के बाद आकर के गेट पे गिरता है, वापस जाता है, वो नहीं आता। और मैं उसके बॉडी को लेकर के 2 दिन तक दिल्ली की सड़कों पे घूमता रहा। तो वो मेरी जो मेमोरी है ना, वो मेरी ज़िंदगी से कभी जाता नहीं, मतलब ज़िंदगी क्या कहूँ, किसी भी पल से निकलता नहीं है। और वो मैं शशि के बगैर नाटक की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा कोई भी नाटक हो, शुरुआती दौर में NSD के जाने से पहले, चाहे नेटुआ हो, चाहे वेटिंग फॉर गोडो हो, चाहे जायज़ हत्यारे हो, चाहे अक्कर माशी हो, शशि के बगैर मेरा कोई नाटक ही नहीं था। तो वो मेरे जीवन का एक खालीपन है जो थिएटर में हमेशा खलता है। आपके द्वारा किए हुए या देखे हुए किस नाटक या किस मंचन ने आपको बहुत प्रभावित किया? बहुत सारे नाटक है, एक तो नहीं, बहुत सारे नाटक हैं। रतन जी के नाटक हैं, हबीब साहब के नाटक है, कारण जी का भी मैंने नाटक, मतलब उनके आखिरी शो में उनका नाटक एक नाटक देखने का सौभाग्य मिला। वीडियो पे तो खैर देखा ही हूँ। अनामिका हक्सर जी का नाटक है, तो सतीश आनंद जी का नाटक है, प्रवेश साहब का नाटक है। तो इन सब के नाटक सच में मुझे इंस्पायर करते रहे। और अनुराधा कपूर का नाटक है, अंकुर जी का नाटक है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, एक का कहना मुश्किल है, लेकिन अभिलाष पिल्लई जी का काम है। ये सब मेरे लिए तो एक लर्निंग ही है। तो रंगमंच के क्षेत्र में कोई आदर्श है आपके, कोई एक या थे? भाई आदर्श तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 लोग मेरे मेंटर हैं। एक प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर और एक मिस्टर विजय कुमार, जो मेरे 2 मेंटर हैं, जिनको मैं अपना मेंटर गुरु मानते हैं। बाकी तो सारे टीचर्स हैं, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यदि आप रंगकर्मी न होते तो संभवतः क्या होते? पता नहीं, बाबूजी कहते थे कि उस समय नाटक जब कर रहा था तो बाबूजी कहते थे ये सब छोड़ो। उस समय रशिया जाने का 95-96 में चलन था, तो बोले रशिया चले जाओ मेडिकल पढ़ने। तब बाबूजी का रसूख भी था। फिर नहीं हुआ तो बोले बेंगलोर चले जाओ तो इंजीनियर हो जाओ। तो कुछ ऐसा ही कुछ लटर पटर में होता। आपके मुताबिक समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है? देखिए, कहने की बड़ी बातें हैं कि रंगमंच की ये है, एक्चुअली कुछ उपयोगिता नहीं है। मैं इसे डिफर करता हूँ, उपयोगिता नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए रंगमंच को, हम प्रेमचंद रंगशाला के अंदर होते हैं, इसके बाहर क्या हम ऐसा कोई है जिसको एक व्यक्ति को हम मोटिवेट कर पाते हैं? हम घर को तो मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे, और इसको हम व्यवसाय भी नहीं बना पा रहे हैं। पूरा यूरोप रंगमंच को व्यवसाय बनाया है, आज वो रिस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं। पूरे देश भर में पेंटिंग करने वाले को, संगीत वाले को, नृत्य वाले को, अखबार वाले को काम माना जाता है। रंगमंच को काम माना ही नहीं जाता है। आज भी हम उसके लिए जूझ रहे हैं। तो जब हम अपनी ही उपयोगिता साबित नहीं कर पाए हैं, हम रंगमंच में रहते हुए रंगमंच को उपयोगी नहीं बना पा रहे हैं, ये तब तक उपयोगी नहीं होगा समाज के लोगों के बीच, जब तक ना आम लोगों के बीच में नहीं जाएगा, स्कूल के बच्चों के बीच में नहीं जाएगा। वैसे बहुत काम हो रहा है रंगमंच के थ्रू, थिएटर इन एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है, स्लम्स के बच्चों के साथ काम हो रहा है। रंगमंच एज ए टूल काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा है, बट इसको जिस ब्रॉडर लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे हम अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जैसे हमारा बचपन से ही आपको साइंस पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़ना होता है, वैसे रंगमंच भी अगर पढ़ना जाए, थिएटर एज ए सब्जेक्ट आ जाए ना, तो घर में भी लोगों को, हर माँ बाप को लगेगा कि नहीं मैथ्स पढ़ाना, साइंस पढ़ाना उतना ही रंगमंच भी पढ़ाना है, तब उनको रंगमंच समझ में, तब अपने बच्चों को, अभी तो जो बच्चों को भेजते हैं वो तो टीवी देख करके भेजते हैं, कोई रंगमंच देख के भेजता है, टीवी देख करके भेजते हैं। आपके अनुसार एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है?
कैसा? सिर्फ और सिर्फ वो हर आदमी के लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन, दैट्स इट। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन कर रखिए, अब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, इतना ज़रूरी है वो, और वो किसी भी काम के लिए। रंगकर्मियों के लिए एक अलग से, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं उसके लिए भी तो एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, उसके डिसिप्लिन अलग तरीके से होंगे, काम होंगे। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो उसका एक अलग, लेकिन डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। म्यूज़िक वाले को देखिए, वो रोज़ आधा घंटा हारमोनियम बजा लेते हैं। डांस वाले को देखिए, पेन ड्राइव लगा करके आधा घंटा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक रंगकर्मी कब प्रैक्टिस करता है, ज़रा बताइए। तो हम अपने ऊपर डिसिप्लिन जब तक नहीं लेके आएंगे किसी भी फील्ड में रहेंगे तब तक वो नेवर्स हो। जब आपने शुरू किया था तब के रंगमंच और अब के रंगमंच में क्या मुख्य अंतर देखते हैं? बहुत ग्रो किया है रंगमंच। जब मैंने, आप देखते हैं कि जितना भी डिजिटल क्रांति है 2000 के बाद का है, मैंने उससे पहले शुरू किया था, लेकिन वो ट्रांजिशन का फेज था। जब एक पुराना तरीका, देखिए आप 2000 के पहले ना जो थिएटर कर रहे थे ना, उनके पास बहुत स्कोप नहीं था। उनके पास क्या स्कोप था? सिर्फ एक रेडियो स्कोप था, या अखबार में थोड़ा लिख लिया, या थोड़ा दूरदर्शन पे थोड़ा मोड़ा काम कर लिया तो कर लिया। आप जैसे ही डिजिटल क्रांति होता है तो आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन का आना शुरू होता है, फिर वीडियो फिल्म्स और छोटे छोटे न्यूज़ चैनल्स आना शुरू करते हैं, जो फिक्शन नॉन फिक्शन काम कर रहे होते हैं। तो वो धीरे धीरे इतने सारे चैनल आने, केबल टीवी पे इतने सारे चैनल, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म जनरेट हुए। तो स्वाभाविक है लोग थिएटर करते थे और कहीं ना कहीं वो आगे जाना चाहते थे। जिनको फिल्मों में काम करना रहता था वो थिएटर के बाद सीधे मुंबई जाते थे। लेकिन जो लोग यहाँ करना चाहते थे और यहाँ घर पे रहते हुए कुछ अर्न करना चाहते थे, तब वो नहीं था। अब इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। अगर आपको तो थिएटर जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो किया ना, हमने अपने थिएटर को ग्रो नहीं कराया है। हम इवन ये कह सकते हैं कि हमारे 2000 के पहले वाला थिएटर है ना, वो अभी के थिएटर से ज़्यादा बेहतर थिएटर था। अभी कहीं हम मिडिल ऑफ द सिनेमा एंड थिएटर के बीच में कहीं फंस गए। ना हम ठीक से सिनेमा कर पा रहे हैं, ना हम ठीक से फिल्म कर पा रहे हैं। एटलीस्ट 2000 के पहले बहुत स्कोप नहीं था, तो एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ थिएटर तो कर रहे थे कि नहीं हमें थिएटर करना है। और हम देखिए, आप 2000 से पहले के ज़्यादातर लोग या तो वो नौकरी में गए या फिर मुंबई चले गए। जो मुंबई गए वो भी सक्सेस, और जो नौकरी में रहते हुए आर्ट करते रहे वो भी सक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, तो इन बिटवीन हम कहीं झूल रहे हैं। हम उस फेज से निकल नहीं पा रहे हैं कि हम थिएटर ही करें या सिनेमा भी करें। अगर थिएटर भी अच्छे तरह से करते हैं आप, या सिनेमा अच्छे तरह से करते हैं आप, तो दोनों में अपना अपना एक स्कोप है। लेकिन जो लोग भी थिएटर में अब ज़्यादातर लोग आते हैं, वो सिनेमा और इस तरह टीवी और इस तरफ से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है वो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक आप थिएटर कर रहे हो ना, तब तक तो करो और ईमानदारी से करो। फिर आपको फिल्म में जाना है। अभिनेता टीवी नहीं करेगा, सिनेमा नहीं करेगा तो क्या करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? थिएटर को और मैं एकदम प्रो हूँ इस बात का कि एक अभिनेता को टीवी सिनेमा करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का भी प्रो हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ को कमिट किया है, वही डिसिप्लिन के बाद थिएटर, तो आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि अभी ये कर लिया तो वो, अगर वो मिल गया तो इसको छोड़ दिया फिर वो पकड़ लिया। नहीं, कमिटमेंट को फॉलो अप करिए। और अगर आप ईमानदार होंगे, और देखिए क्या होता है, अगर आप ईमानदार होते हैं ना, तो हर जगह ईमानदार होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ ईमानदार है वहाँ बेईमान हो जाएंगे। वो एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है आदमी का, और वो सेल्फ डिसिप्लिन से ही आएगा। अंत में नए रंगकर्मियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश नहीं। नए रंगकर्मी सब सीखे सिखाए लोग हैं। देखिए, नए रंगकर्मियों को क्या संदेश हम दे सकते हैं? लेकिन हम यही कहेंगे कि अपने एक डिसिप्लिन को फॉलो करिए। अगर आपको जो करना है करिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ करिए और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए। हमारे रंगकर्मी समाज अभी थोड़ा पढ़ाई लिखाई से बहुत कतराता है, और वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी, चाहे सिनेमा में भी जाएंगे चाहे थिएटर, तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो पढ़ाई लिखाई करें और एक डिसिप्लिन को फॉलो करें। और जो करना है, नाटक करना है तो नाटक करिए, सिनेमा करना है तो सिनेमा करिए, पेंटिंग करना है तो पेंटिंग करिए, बट ऑर्गेनाइज तरीके से करिए।